अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। तशद्दुद की लहर पाकिस्तान में एक मरतबा फिर सर उठाने लगी है। दो वाक़यात जो हैं वो हुए हैं और दोनों जो हैं उसके नताइज जो हैं वो यकीनन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर असरअंदाज होंगे। एक तो योब में ये बाढ़ जो लग रही है बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पेश आया बाढ़ लगाने के मौके के ऊपर, और 4 FC के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। ये अफ़गानिस्तान की जानिब से फ़ायरिंग की गई, दहशत गर्दों की जानिब से फ़ायरिंग की गई। ज़ाहिर है इसका जवाब भी दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को 4 शहादतों का सामना करना पड़ा। दूसरा वाक़या जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान में पेश आया, जहाँ पर एक ऑपरेशन के दौरान एक कैप्टन और 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से शहादतें देने का सिलसिला जो है वो बहुत है, और ज़ाहिर है इसी कुर्बानी के तुफ़ैल आज जो बज़ाहिर अमन की सूरत हाल दिखाई देती है वो उसी का नतीजा है। और ये कुर्बानियाँ जो हैं ये पाकिस्तान के कल के लिए दी जा रही हैं, लेकिन हालात जो हैं वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि इस बुनियादी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए कि एक मरतबा फिर जो है इन हालात का हमें क्यों कर सामना है, और जो SOPs जो हैं जिन पर अमल दरामद होना चाहिए वो क्या उनके ऊपर अमल दरामद में कोताही की वजह से ये हुआ है। क्योंकि बाढ़ लगाने के मौके के ऊपर ये अंदाज़ा तो है कि अफ़गानिस्तान के दूसरी जानिब दहशत गर्द अनासिर हैं, और ज़ाहिर है स्मगलर्स भी हैं, और ज़ाहिर है कि ऐसा उनसर भी मौजूद है जो कतई तौर पर नहीं चाहता कि ये बाढ़ जो है ये लगे और पाकिस्तान के अंदर एक सुकून की फ़िज़ा जो है वो हो। दूसरी चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान से ज़ाहिर है कि अमरीकी फ़ौज का इनखला जो है वो अब शुरू हो चुका है, और उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान के अंदर एक मामलात जो हैं वो खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। जहाँ से अमरीकी अफवाज हेलमंद से थोड़ी निकली हैं वहाँ पर तालिबान का दबाव जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, और जाहिर है कि ये अगर सूरत हाल फैलती है और फिर ये काबुल की तरफ आती है तो क्या एक मरतबा फिर एक ऐसी सूरत हाल होगी जहां अफ़गानिस्तान लहू लहू होगा और पाकिस्तान की सरहद जो है वो अफ़गान महाजरीन की वजह से जो है वो दबाव का शिकार होगी, और क्या एक मरतबा फिर जो है हम ऐसी सूरत हाल का सामना करेंगे जहां पर हमें फिर अंदरूनी तौर के ऊपर जो है वो मसाइल का सामना हो। तीसरी चीज़ जो है वो वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ का दौरा सऊदी अरेबिया है। इस दौरे के दौरान जहाँ पर अस्करी क़यादत जो है वो आपस में बातचीत कर रही है, वहाँ पर ज़ाहिर है वज़ीर आज़म जब वहाँ पहुँचेंगे तो अस्करी और सिविल क़यादत मिलकर भी वहाँ की क़यादत से मुलाकात करेगी, और ये भी सामने आ रहा है कि कुछ मुआहदात जो हैं उन पर दस्तखत भी होंगे। ये जो बर्फ़ पिघली है पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन, इसकी डायमेंशंस जो हैं वो क्या हैं, इसकी नहज जो है वो क्या है, ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, साबिक़ वज़ीर दिफ़ा रहे। जनरल साहब, सवाल ये है कि जो यूरोप पे वाक़या पेश आया है, ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान की जानिब से ये फ़ायरिंग हुई है, बाढ़ लगा रहे थे, आप इसमें क्या देखते हैं? SOPs की भी कोताही हुई है, और ये जो फ़ायरिंग का सिलसिला है ये कोई आज का नहीं है, यहाँ पे तसलसल के साथ ये मामला जो है वो जारी रहता है और हम शहादतें भी देते आ रहे हैं। दूसरा फिर शुमाली वज़ीरिस्तान, हम ये कह रहे थे कि हमने बिल्कुल इलाके क्लियर कर दिए हैं, तो फिर ये अब तसलसल के साथ दोबारा जो तशद्दुद की लहर उभर कर सामने आई है, क्या वजह है? जी देखिए, अगर तो हम टैक्टिकल चीज़ों की बात करें वो तो फिर हम खो जाएंगे इसमें कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं, इसको तो हम एक साइड पर डालते हैं। और मेरा बड़ी पिक्चर अगर हम बात करें तो उससे ज़्यादा अंदाज़ा होगा जो आपका सवाल है। देखिए, बात यह है कि अमेरिका यहाँ से जा तो रहा है बेअमर मजबूरी, लेकिन उसका दिल यहीं पर फंसा हुआ है अफगानिस्तान में। और वो क्यों फंसा हुआ है, ये चीज़ें हमने खुद अपने पास से नहीं बनाई, हमने इन्हीं के अमेरिकन ऑथर से सीखी हैं। इनका हैंस मार्गनथॉ जो कॉमिटी ऑफ नेशंस की बात करते हैं, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस की बात करते हैं, हेनरी किसिंजर जो बात करते हैं, वो जो बात करते हैं कि तमाम ममालिक जो हैं अपने इंटरेस्ट को परसू करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए
कि अगर अमेरिका ये चाहे कि सीपैक ना बने, अगर अमेरिका ये चाहे कि चीन का असर रसूख ना बढ़े अफगानिस्तान में, अगर अमेरिका ये चाहे कि रूस अफगानिस्तान और ईरान से होता हुआ गर्म पानियों तक ना पहुंचे, उनके जो इकॉनमी बेहतर ना हो, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन ना बने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, तो उसके मन में क्या होगा? उसके मन में ये तो नहीं हो सकता कि पीस हो अफगानिस्तान में। वो जा भी रहा है तो जाता जाता कोई ऐसा गंद छोड़कर जाना चाहता है जिससे यहाँ पर टर्मोइल रहे। ये बात अगर हमारी लीडरशिप समझ जाए तो ये जो वाकयात हैं ये इनको थमने में मदद हो सकती है। हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन लोग हैं जो अफगानिस्तान में अमन चाहेंगे और कौन लोग हैं जो अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहेंगे। जो अमन नहीं चाहते, मैं आपको उनकी लिस्ट गिनवा देता हूं। सर फहरिस्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद हिंदुस्तान, उसके बाद अशरफ गनी, उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके बाद दाइश, उसके बाद वो कंट्रैक्टर्स जो अमेरिका ने छोड़े हैं अफगानिस्तान के अंदर। ये तमाम लोगों की पूरी कोशिश है और ये सर धड़ की बाजी इन्होंने लगाई हुई है कि किसी तरीके से यहाँ पर अमन ना हो। और ये जो आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर आएंगे, ये खाना जंगी होगी और इधर बहुत सारे और मुहाजिरीन आ जाएंगे, इन्हीं बातों से हमें डराना चाह रहे हैं। और नहीं जनरल साहब सवाल ये पैदा होता है कि देखिए एक अमल का जो है वो आगाज़ हुआ, पाकिस्तान जो है उसने उसके अंदर एक किरदार जो है वो अदा किया। फिर तुर्की में कॉन्फ्रेंस में तालिबान की अदम शिरकत की वजह से इस मामले को थोड़ा सा धचका पहुंचा। फिर ये सिलसिला जो है दोबारा नए सिरे से इसका आगाज़ हुआ। तो आप क्या देखते हैं कि अशरफ गनी जो हैं वो तालिबान को मेन स्ट्रीम में नहीं लाना चाहते, या तालिबान जो हैं वो ये समझते हैं कि वो असल में उन्होंने अमेरिका को भी शिकस्त दे दी है और अब हुक्मरानी जो है वो उनका हक है, और ये पहलू जो है ये झगड़े का बायस बना हुआ है? देखिए बातें इन दोनों के दरमियान में जो आप कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि ये जो तालिबान तुर्की में नहीं गए और उनके पर इल्ज़ाम लग रहा है, किसी ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, आपने भी नहीं लगाया कि अमेरिका ने एक मुआहदा तोड़ा है। उन्होंने कहा था कि हम 1 मई तक चले जाएंगे और अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो 11 सितंबर तक जाएंगे। पहले तो इसका जिक्र करें ना कि मुआहदा तोड़ा किसने है। चले इस बात को अलग छोड़ दें। मेरे भाई बात यह है कि तालिबान ने सबक सीखा है। 3-4 सालों से रूस में, मॉस्को में वो मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं। अब्दुल्ला से उनकी इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है वाया पाकिस्तान, हिकमत यार से बातचीत हो रही है, हजारा से बातचीत हो रही है, जो तुर्कमैन है उनसे बातचीत हो रही है। सिर्फ अशरफ गनी से वो क्यों बात नहीं कर रहे कि अशरफ गनी पिट्ठू था अमरीकियों का और लगातार उसने अमरीकियों के कहने पर जो है ना इनके साथ लड़ाई मोली रखी, उससे वो कभी बात नहीं करेंगे। बेशक वो मान जाए, अगर बज़ाहिर आपको लगे भी। ये जो अमन चाहते हैं, अभी मैंने वो गिनती की थी जो लोग अमन नहीं चाहते। जो लोग अमन चाहते हैं वो है अफगान अवाम, वो है ईरान, वो है पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। तशद्दुद की लहर पाकिस्तान में एक मरतबा फिर सर उठाने लगी है। 2 वाक़यात जो हैं वो हुए हैं और दोनों जो हैं उसके नताइज जो हैं वो यकीनन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर असरअंदाज होंगे। एक तो योब में ये बाढ़ जो लग रही है बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पेश आया बाढ़ लगाने के मौके के ऊपर, और 4 FC के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। ये अफ़गानिस्तान की जानिब से फ़ायरिंग की गई, दहशतगर्दों की जानिब से फ़ायरिंग की गई। ज़ाहिर है इसका जवाब भी दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को 4 शहादतों का सामना करना पड़ा। दूसरा वाक़या जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान में पेश आया, जहाँ पर एक ऑपरेशन के दौरान एक कैप्टन और 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से शहादतें देने का सिलसिला जो है वो बहुत है, और ज़ाहिर है इसी कुर्बानी के तुफ़ैल आज जो बज़ाहिर अमन की सूरत हाल दिखाई देती है वो उसी का नतीजा है। और ये कुर्बानियाँ जो हैं ये पाकिस्तान के कल के लिए दी जा रही हैं, लेकिन हालात जो हैं वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि
इस बुनियादी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए कि एक मरतबा फिर जो है इन हालात का हमें क्यों कर सामना है, और जो SOPs जो हैं जिन पर अमल दरामद होना चाहिए वो क्या उनके ऊपर अमल दरामद में कोताही की वजह से ये हुआ है। क्योंकि बाड़ लगाने के मौके के ऊपर ये अंदाज़ा तो है कि अफ़गानिस्तान के दूसरी जानिब दहशत गर्द अनासिर हैं, और ज़ाहिर है स्मगलर्स भी हैं, और ज़ाहिर है कि ऐसा उनसर भी मौजूद है जो कतई तौर पर नहीं चाहता कि ये बाढ़ जो है ये लगे और पाकिस्तान के अंदर एक सुकून की फ़िज़ा जो है वो हो। दूसरी चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान से ज़ाहिर है कि अमरीकी फ़ौज का इनखला जो है वो अब शुरू हो चुका है, और उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान के अंदर एक मामलात जो हैं वो खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। जहाँ से अमरीकी अफवाज हेलमंद से थोड़ी निकली हैं वहाँ पर तालिबान का दबाव जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, और जाहिर है कि ये अगर सूरत हाल फैलती है और फिर ये काबुल की तरफ आती है तो क्या एक मरतबा फिर एक ऐसी सूरत हाल होगी जहाँ अफ़गानिस्तान लहू लहू होगा और पाकिस्तान की सरहद जो है वो अफ़गान महाजरीन की वजह से जो है वो दबाव का शिकार होगी, और क्या एक मरतबा फिर जो है हम ऐसी सूरत हाल का सामना करेंगे जहाँ पर हमें फिर अंदरूनी तौर के ऊपर जो है वो मसाइल का सामना हो। तीसरी चीज़ जो है वो वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ का दौरा सऊदी अरेबिया है। इस दौरे के दौरान जहाँ पर अस्करी क़यादत जो है वो आपस में बातचीत कर रही है, वहाँ पर ज़ाहिर है वज़ीर आज़म जब वहाँ पहुँचेंगे तो अस्करी और सिविल क़यादत मिलकर भी वहाँ की क़यादत से मुलाकात करेगी, और ये भी सामने आ रहा है कि कुछ मुआहदात जो हैं उन पर दस्तखत भी होंगे। ये जो बर्फ़ पिघली है पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन, इसकी डायमेंशंस जो हैं वो क्या हैं, इसकी नहज जो है वो क्या है, ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, साबिक़ वज़ीर दिफ़ा रहे। जनरल साहब, सवाल ये है कि जो यूरोप पे वाक़या पेश आया है, ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान की जानिब से ये फायरिंग हुई है, बाढ़ लगा रहे थे, आप इसमें क्या देखते हैं? SOPs की भी कोताही हुई है, और ये जो फायरिंग का सिलसिला है ये कोई आज का नहीं है, यहाँ पे तसलसल के साथ ये मामला जो है वो जारी रहता है और हम शहादतें भी देते आ रहे हैं। दूसरा फिर शुमाली वज़ीरिस्तान, हम ये कह रहे थे कि हमने बिल्कुल इलाके क्लियर कर दिए हैं, तो फिर ये अब तसलसल के साथ दोबारा जो तशद्दुद की लहर उभर कर सामने वेलकम बैक। अच्छा शेख साहब, अब इसमें एक और सवाल है, और वो ये है कि अमेरिका जा रहा है, तो अगर अमेरिका जा रहा है तो पाकिस्तान के लिए आप क्या 2-3 अहम चैलेंजेस जो हैं वहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, मुझे जो चीज़ नज़र आती है वो ये कि दुनिया अफगानिस्तान में खाना जंगी होगी, उसके लिए किसको जवाबदार ठहराया जाएगा, ये पाकिस्तान के लिए एक अहम सवाल है। दूसरा, इस जब खाना जंगी होगी तो उसके जो असरात होंगे वो कौन बर्दाश्त करेगा। इन दोनों चीज़ों में पाकिस्तान सर फहरिस्त होगा, और इसकी वजह से मेरा तो मशवरा यही है कि हम तालिबान से कहें कि भाई अब आप जो बातचीत करनी है आपको दूसरे अफगान पार्टीज के साथ, वो आप अफगानिस्तान में रहते हुए कीजिए, और पाकिस्तान को अपनी फेंसिंग कंप्लीट कर लेने दें, और पाकिस्तान उस फेंसिंग के बाद भी अफगानिस्तान का असर हम पे पड़ता रहेगा। अफगानिस्तान के यहाँ से महाजिर भी आते रहेंगे, लेकिन जिस हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है वो हम कंट्रोल करने की कोशिश करें, और ये दुनिया को वाज़ेह कर दें कि भाई तालिबान अब जब बात करेंगे बाकी अफगान के साथ तो वो अफगानिस्तान में से करेंगे, पाकिस्तान में की सरजमीन से नहीं करेंगे। मैं नजमुद्दीन शेख साहब आता हूँ। जनरल साहब, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि वहाँ पे अगर सूरत हाल जो है वो तनज़ली की तरफ जाती है, जो कि जाती हुई दिखाई दे रही है,
कितना आप समझते हैं कि तालिबान जो हैं वो एक अंदरूनी मुज़ाकरात की तरफ राग़िब होंगे, जिसकी तरफ नजमुद्दीन शेख साहब बात कर रहे हैं, और एक इंट्रा अफ़गान डायलॉग के नतीजे में एक कोई हमाजहती हुकूमत जो है वो वजूद में आएगी कि वहाँ पे अमन हो सके? अफ़गानिस्तान की तारीख़ तो ये नहीं है। आपने तारीख़ का जिक्र किया, ये बहुत अच्छा किया। देखें, वहाँ का कल्चर, वहाँ की तारीख़, वहाँ का जोग्राफिया ये कहता है कि वहाँ पर कभी भी सेंट्रल हुकूमत मजबूत नहीं बनी। हमेशा एक सेंट्रल हुकूमत होती है और फिर छोटे छोटे फील्डम्स होते हैं। एक ग्रैंड जिरगा फैसला करता है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा हुकूमत में, हुकूमत के वसाइल में। इस दफ़ा भी वही होने जा रहा है। तो ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि एक छोटी सी, मैं सिर्फ फ़र्क बता रहा हूँ कि लोग ये समझ रहे हैं कि वो 20 साल पहले वाले सिचुएशन होगी। मैं ये कह रहा हूँ वो नहीं होगी, और उसकी मैं वजूहात एक ये बताता हूँ। जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, जिसको कि और बढ़ाने की ज़रूरत है, सारी वहाँ की अंदरूनी जो चपकलिश है इस पर डिपेंड करती है। अगर हम भी इंटरफेरेंस ना करें और ईरान भी ना करे तो मेरा ख्याल है सारे मामला सीधे हो जाएंगे। चीन और रूस, ईरान और पाकिस्तान, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्री साथ शामिल हो सकते हैं, ये अपना एक सपोर्ट ग्रुप बनाएं अफगानिस्तान के लिए। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एक्सीलेंसी नजम साहब के, हम ये कहें कि आप लोग अफगान आपस में बैठें, जहां किसी फैसिलिटेशन की जरूरत हो आप हमें बताएं और आपस में बैठ के फैसला करें। बात यह है कि वहां पर फैसला होगा जमीनी सूरत हाल के पेश नजर, आपके और मेरे किसी चाहने या ना चाहने से नहीं होगा। वो अफगान तालिबान जिन्होंने 1.5 लाख बैरूनी फौजों को चलता किया, आपका क्या ख्याल है कि वो आराम से किसी और की बात मानेंगे? वो पहले के मुकाबले में वो बेहतर उनकी सोच है। उन्होंने ख्वातीन के बारे में भी कहा है कि हम उनके हकूक का ख्याल रखेंगे। बच्चों की तालीम के बारे में भी बात की है। पिछले 3-4 साल से मॉस्को में बार बार वो हर एक से बात कर रहे हैं। हिकमत यार से बात कर रहे हैं, मसूद से बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला से बात कर रहे हैं, ताजिक से बात कर रहे हैं, लेकिन अशरफ गनी से ना किया उन्होंने, ना करेंगे। बेशक वो करेंगे, ठीक है। मैं जनरल साहब आता हूं। अब इसमें नजमुद्दीन शेख साहब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर ये तशद्दुद की लहर जो है वो चल पड़ी है, तसलसल है। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, एक कैप्टन, 2 जवान शहीद हुए। वो बॉर्डर के ऊपर हम बाड़ लगा रहे हैं, वहाँ 4 जवान शहीद हुए, और ये पहली शहादतें नहीं हैं। ये तसलसल के साथ ये भी सिलसिला जारी है। तो अब जो एक आप जिस अदम इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, उसका क्या पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या यहाँ तशद्दुद मज़ीद बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर लाइन जो है उसके ऊपर महाजिरीन का दबाव बढ़ता हुआ आप देखते हैं? क्या आप देखते हैं? देखिए, दबाव तो ज़रूर बढ़ेगा, और ये जो आप बात कर रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान पे जो बोझ पड़ेगा वो पड़ेगा, उससे तो किसी तरह बचने का इम्कान नहीं है। लेकिन जो अंदरूनी सूरत हाल है, जो लोधी साहब ने बात की, वो उसके साथ मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये कभी भी अफगानिस्तान में सेंट्रल हुकूमत नहीं रही है। सेंट्रल हुकूमत ने हमेशा जो लोकल पावर ब्रोकर्स हैं उनके साथ समझौते किए हैं, और इसी तरह जाहिर शाह ने और दूसरों ने जहाँ जो हुकूमत की वो इस बिना पे की कि उनके साथ अग्रीमेंट्स करके उनको लोकल पावर दिया गया था। लेकिन इस मरतबा मुझे लगता है कि तालिबान इसके लिए तैयार नहीं है, और न ही जो अरसा गुजरा है। आप सोचिए कि अब दोस्तम को ये माफ़ कैसे करेंगे? दोस्तम ने जिसने कंटेनर में तालिबान को भर के भेजा था और वो वहीं पे सांस लेते में वफात पाई उन्होंने, उनको तालिबान वो भूले तो नहीं है। इसी तरह और इस किस्म के जो वाक़े हैं जो एक दूसरे के साथ किए हैं, उससे जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ गया है, और जो शिद्दत है एथनिक डिफरेंसेस की वो बढ़ गई है। मुझे लगता है कि लोधी साहब के साथ मैं चाहता हूं कि जो कह रहे हैं वो सच निकले,
कि तालिबान के अफगान आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें। लेकिन नजमुद्दीन शेख साहब, आपसे सवाल कर रहा हूँ, फिर मैं यही सवाल इसका बारे में राय लूँगा जनरल साहब की भी। सवाल ये है कि ईरान और पाकिस्तान को आप बुनियादी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है उस हवाले से कह रहे हैं कि ये एतमाद साजी बढ़नी भी चाहिए, लेकिन अब पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जा रहे हैं, वफ़द भी जा रहा है और कुछ मुआहिदात की भी उम्मीद है, वहाँ पे आला क़यादत से भी मुलाकातें हो रही हैं। तो ये जो बर्फ़ पिघली है और ये जो दौरा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और इसके बिलवास्ता तौर पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से आप कैसे जोड़ते हैं? देखिए, पहले तो ये याद रखिए कि तारीखी तौर पे सऊदी अरेबिया ने जो हम चाहते थे अफगानिस्तान में, वो हमारी लीड फॉलो करते थे। जब हमने तालिबान को की हिमायत की थी तो सऊदी अरेबिया और यूएई 2 ममालिक थे जो हमारे साथ थे तालिबान की हिमायत करने में। तो एक पुराना रास्ता है, वो उनके अपने रिश्ते भी बने तालिबान के साथ, ये नहीं है कि नहीं थे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बाय एंड लार्ज अमूमन उन्होंने जो हमने चाहा वो किया था। और सऊदी अरेबिया के साथ जो अब आप कह रहे हैं कि बर्फ पिघल रही है, वो यही एक अंदाजा ये है कि अफगानिस्तान के साथ कम रिलेटेड है, लेकिन उस पिघलने से मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ने जो ऐसे माजी में सऊदी अरेबिया ने हमारी लीड एक्सेप्ट की थी कि जो हम कहते हैं हम अफगानिस्तान को पहचानते हैं, हम अफगानिस्तान की जो मसले हैं उनके हल के लिए हम ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। ये सब होते हुए सऊदी अरेबिया हमारी हम जो चाहेंगे, जो हम मशवरा देंगे उस पर वो चलेंगे। लेकिन याद रखिए कि दूसरा पहलू मैं लेना चाहता हूँ कि अब आप देखें कि ईरान की जो असरअंदाज है वो इराक में मुल्ला इस्माइल के साथ, अब मुल्ला इस्माइल के रिश्ते तालिबान के साथ किस नौयत के हैं ये देखना ज़रूरी है। और ये देखते हुए आपको नज़र आएगा कि मुल्ला इस्माइल चाहेगा कि उसका असर और उसरूख जो इराक में है वो कायम रहे और उसमें ईरान उनकी हिमायत करेगा, जिससे तालिबान जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ नताइज चाहेंगे। मैं आता हूँ शेख साहब। अब जन साहब, आप कैसे ये देख रहे हैं इस सूरत हाल को और इस इतना हाई प्रोफाइल पाकिस्तान की लीडरशिप, सिविल और अस्करी दोनों सऊदी अरब? जी, इसमें आप 2-3 जो है ना फैक्टर्स को ज़हन में रखें। एक तो आपने देखा हाल ही में सऊदी अरब ने ईरान की मतलब अच्छी बात की है और उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसका मतलब कि बर्फ़ और इलाकों में भी पिघल रही है। उससे पहले जो इसराइल के साथ सबके ताल्लुकात वगैरह इस्तवार हुए हैं वो भी आपके सामने। एक और बड़ी बात यह है कि देखें जो यूनिपोलर वर्ल्ड है वो उसका ऐसा ऐसा होल्ड अमेरिका का ढीला होता जा रहा है। ये नहीं है कि अभी कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ढीला होता जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ ममालिक को स्पेस मिली है मनूवर करने के लिए, अपने आप को असर्ट करने के लिए, अपनी पॉलिसी को ज़्यादा आज़ादाना बनाने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब और ख़ासकर सऊदी अरब में ये फिनोमेना शायद ये जड़ पकड़े, क्योंकि सऊदी अरब को वो दोनों किस्म की बातें अमेरिका की तरफ से आती हैं, धमकियाँ भी आती हैं, उनके आर्म ट्विस्टिंग भी की जाती है, उनके साथ दोस्ताना भी है। ये भी याद रहे कि सऊदी अरब अभी तक अमेरिकन कैंप का हिस्सा है। पाकिस्तान जो है उसका और रुझान ज्यादा चाइना की तरफ है और चाइना और अमेरिका का आपस में एक मुखासमत का तरीका है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं एग्री करता हूँ एक्सीलेंसी के साथ कि अगर हम अच्छा रोल प्ले करें तो ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान में मदद मिल सकती है सऊदी अरब की, बल्कि कुछ मुखासमत कम हो सकती है ईरान और सऊदी अरब की, और उससे अफगानिस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा। ये जो बात कर रहे थे कि ऐसे फैक्शंस मौजूद हैं अफगानिस्तान में जो कि ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बड़े गहरे हैं, और ऐसे भी हैं जिनके और मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं, अलग अलग कैंपों के मामलात हो सकते हैं। तो इन सबको जोड़ा जा सकता है। तो जितने ज़्यादा ममालिक इसमें हिस्सा लें उतना अच्छा है, सिवाय उन ममालिक के, मैं दोबारा कहूँगा, जो कि वहाँ पर अमन नहीं चाहते।
ये अभी हमारे जो भी डिप्लोमेसी के माहिर हैं, जो पॉलिटिक्स के माहिर हैं, वो टेबल पे बैठ के ये जरूर फैसला कर लें कि जी कौन सी एंटिटीज हैं, कौन लोग हैं जो वहां पर अमन नहीं चाहेंगे, उनके बेसिक इंटरेस्ट के खिलाफ है वहां पर अमन, और कौन है जो अमन मैं चाहेंगे। आता हूं, अब एक सवाल फिर है, क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक सवाल फिर है शेख साहब आपसे और फिर जहन साहब से। सवाल ये है कि जाहिर है सऊदी अरब में जिस हाई प्रोफाइल तरीके से पाकिस्तान की मौजूदगी है और इस जो बातचीत है, फिर जाहिर है मुआहिदात की भी बात हो रही है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ये इधर एक तस्वुर आ रहा था चीन, रूस, ईरान और ये सेंट्रल रिपब्लिक्स, ये एक ब्लॉक दिखाई दे रहा था, फिर दूसरी तरफ जो अमेरिका, सऊदी अरब और बाकी जो एक मामला है, क्या पाकिस्तान जो है उसने ये फैसला किया है कि उस ब्लॉक की तरफ हमने रहना है? नहीं, देखिए, अब जब आप सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान पिघलती हुई बर्फ देख रहे हैं, याद रखिए कि इसका फोकस जो है वो शाम और इराक है। इराक की जो सूरत हाल है और सीरिया की भी एक हद तक वो ये है कि ये अरब ममालिक हैं, लेकिन वहाँ पे शिया हुकूमतें हैं और शिया हुकूमतों की में बहुत से लोग हैं जो कि अपने आप को ईरान के साथ वाबस्ता करते हैं, अब वो मजहब के तौर पे। लेकिन ईरान और अरब के दरमियान शिया और ईरान और अरब के दरमियान ये अरब और अजम का जो सवाल रहा है वो अभी तक है। ये इसको मत भूलिए कि इराक में और शाम में, दोनों में ये सवाल उठेगा कि हाँ, हम मजहबी तौर पे तो हम ईरान के साथ हैं, लेकिन हम अरब भी हैं और अरब होने के नाते हमारा एक रिश्ता बनता है, शिया होने के नाते हमारा दूसरा रिश्ता बनता है। अभी जो सऊदी अरेबिया रिश्ते फिर कायम कर रहा है शाम के साथ और इराक के साथ, तो वो एक कड़ी उसमें ये भी है कि साहब आप अपने आप को अरब समझते हैं तो आपको अरबों के साथ जो अरबों की दिलचस्पियां हैं, जो उनके ख्वाहिशात हैं, उनको मद्देनजर रखना है। सऊदी अरेबिया के लिए अभी भी ईरान की न्यूक्लियर पावर होने के जो इम्कानात हैं उससे उसको बहुत अच्छा नजर आते हैं। मैं आता हूँ शेख साहब, अब इसमें जनसब सवाल ये है कि क्या ये जो नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान, आपसे सीधा पूछ लेते हैं ताकि जवाब भी आ जाएगा, पाकिस्तान ने अमेरिकी ब्लॉक के साथ चलने का ही फैसला किया है? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान तो दोनों के साथ, दोनों ब्लॉक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे खदशा इस बात का है कि इस कोशिश में ऐसा ना हो कि दोनों के साथ अपने ताल्लुकात जो है ना खराब ना कर बैठे, क्योंकि अभी जो स्टैंड ऑफ है चाइना का और अमेरिका का, गो के अभी भी उनकी तजारत शायद सबसे ज़्यादा है, सब कुछ है, लेकिन अभी जो इंडो पैसिफिक में उनका स्टैंड ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। हिंदुस्तान और चीन का जो स्टैंड ऑफ है उसमें आपको पता है वो हलीफ है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को थोड़ा सा शायद फैसला करना पड़े, ये कोशिश जारी रखनी चाहिए कि आपके दोनों तरफ ताल्लुकात रहें, लेकिन एक दो बातें ऐसी हैं जिन पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल है। एक, हमें सी पैक पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और हमें देख लेना चाहिए कि जो भी उसकी मुखालफत करता है वो फिर उससे हम अपना दामन छुड़ा लें। और दूसरी बात यह कि चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उनकी गहराई और उनकी मजबूती में अगर किसी भी तरीके से फ़र्क आता है उसका हमें बिल्कुल ये नहीं होने देना चाहिए। फ़र्क ये है, असल में बुनियादी बात यह है कि जो वेस्टर्न डिप्लोमेसी है वो अप फ्रंट है, वो सामने है, जैसे कि ये अमेरिकन का ये बेहतर बता सकेंगे नजमुद्दीन साहब, शेख साहब, कि वो लोग जो चीज़ बात करते हैं वो बरमला करते हैं, आपके सामने करते हैं। चाइनीज़ डिप्लोमेसी में एक सटलनेस है, एक खामोशी से वो बात करते हैं, इशारों कनाइयों में बात करते हैं, बिल्कुल खुल के नहीं करते। ये बात अगर हमारे लोग समझ जाएं तो ऐसा ना हो कि आप चाइना कुछ ना कह रहा हो, आप समझ रहे हो कि उनकी तरफ से आशीर्वाद है, वो कहते हैं जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात कर लो,
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लोगों के इंटरेस्ट क्या है, मुल्कों के इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से चलें। मुझे ये मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब और बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।